आज के इस दिलचस्प तज्जिये में बात होगी दोस्ती की। जी हाँ, वही जज्बा जिसे हम अक्सर सिर्फ इंसानी समझते हैं, लेकिन आज हम इंसानी फलसफे और शायरी से आगे बढ़कर जानवरों की दुनिया की कुछ ऐसी हैरानकुन हकीकतों का जायजा लेंगे जो वाकई सोचने पर मजबूर कर देती हैं। ये कहानी सिर्फ जानवरों की नहीं है, बल्कि एक ऐसी आफाकी ज़बान की है जो नस्लों और किस्मों के फ़र्क को बिल्कुल मिटा देती है। तो चलिए सबसे पहले इस बात पर गौर करते हैं कि सच्ची दोस्ती का असल जौहर क्या है। हम सब ने जिंदगी में ऐसे असार जरूर सुने, जैसे सच्चा दोस्त तब साथ देता है जब अपना साया भी साथ छोड़ देता है। मतलब ये एक बेहतरीन इंसानी मेयार है ना, एक ऐसा गहरा और मजबूत ताल्लुक जो मुश्किल तरीन वक्त में भी कायम रहे। लेकिन यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पैदा होता है, क्या वाकई ये गहरा ताल्लुक सिर्फ इंसानों की ही खासियत है? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए चलिए थोड़ा बचपन की उन यादों और जानवरों से हमारी उस इब्तिदाई दिलचस्पी की तरफ चलते हैं। बचपन की तस्वीरी किताबों की ही मिसाल ले लेते हैं। उनमें अक्सर हाथी, शेर, गेंडा और ज़ेब्रा बिल्कुल एक साथ बिना किसी डर के खड़े नजर आते हैं। ऐसी किताबें और तस्वीरें हमारे अंदर एक अजीब सा तजस्सुस जगा देती हैं। हम सोचते थे ना कि क्या वाकई जंगल में जानवर ऐसे मिलजुल कर रह सकते हैं, या ये बस बचपन की मासूम कहानियां हैं। खैर, इसका जवाब उतना भी सीधा नहीं है। तो अब आते हैं मुद्दे पर और देखते हैं मुख्तलिफ नस्लों के दरमियान बनने वाले इन ताल्लुकात की असल साइंस को। बुनियादी तौर पर जब हम मुख्तलिफ नस्लों की दोस्ती यानी इंटर स्पीशीज फ्रेंडशिप की बात करते हैं, तो ये दरअसल एक बाकायदा साइंसी इस्तिलाह है। ये एक ऐसा ताल्लुक है जो दो बिल्कुल अलग नस्ल के जानवरों के दरमियान बनता है, और इसमें अक्सर दोनों ही को फ़ायदा पहुंच रहा होता है। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं जो सिर्फ पालतू जानवरों तक महदूद हो, बल्कि जंगल में आज़ाद घूमने वाले जानवरों में भी ये बाखूबी देखा गया है। लेकिन आखिर ऐसी दोस्ती होती क्यों है? साइंस इसके पीछे कुछ खास वजूहात बताती है। कभी ये जानवरों को पालतू बनाने के अमल से होता है, जैसे कुत्ते और बिल्लियां जब एक साथ पाले बड़े हों। कभी उनके दरमियान तबादला ख्याल इतना अच्छा हो जाता है कि वो एक दूसरे को समझने लगते हैं। अक्सर इसकी बुनियाद बाहमी फ़ायदे पर होती है, या फिर बात तहफ़्फ़ुज़ की होती है, जहाँ कोई ताकतवर जानवर किसी कमज़ोर की हिफाजत करता है। और हाँ, कभी कभी ये सिर्फ एक फितरी समाजी ताल्लुक होता है, क्योंकि अकेलापन शायद किसी को भी पसंद नहीं। इन हैरतअंगेज मिसालों का ही जायजा ले लेते हैं। कायोटे और बैजर वैसे तो शिकार के मैदान में दुश्मन हो सकते हैं, लेकिन ये मिलकर ग्राउंड स्क्विरल्स का शिकार करते हैं। बाहमी फायदे की बेहतरीन मिसाल। फिर मशहूर गुरिल्ला कोको और उसके बिल्ली के बच्चे की कहानी है, जो मुकम्मल तौर पर एक जज्बाती और समाजी ताल्लुक था। वो आपस में बातचीत करते और गले लगते थे। गेंडा और ऑक्सपेकर परिंदा एक दूसरे को बाहमी तहफ़्फ़ुज़ देते हैं। परिंदा कीड़ा खाता है और गेंडे को खतरे से आगाह करता है। और सबसे दिल छू लेने वाली मिसाल एक अंधी गाय और डुम्बे की है, जहां डुम्बा हमेशा उस गाय को रास्ता दिखाता और उसके साथ खाना खाता। ये सब बिल्कुल ठोस साइंटिफिक शवाहिद हैं। इन साइंसी मिसालों के बाद अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक ऐसी सच्ची कहानी की जो इन सब बातों को हकीकत का रूप देती है। एक पेंगुइन का वफादाराना सफ़र। मैं 2011 में ब्राज़ील के साहिल पर 71 साला जोआओ को एक बहुत ही बुरी हालत में पेंगुइन मिला। ये एक मेलानिस्टिक पेंगुइन था जो पूरी तरह से ब्लैक ऑयल में लिपटा हुआ था। जोआओ ने उसे बचाया, साफ किया और उसका नाम रखा जिंग जिंग। 11 महीने तक जिंग जिंग जोआओ के पास रहा। ठीक हुआ, उसके नए पर निकले। फिर वो समंदर में वापस चला गया। सबको लगा कहानी खत्म हो गई, लेकिन नहीं। हैरत की बात यह थी कि हर साल जून में जिंग जिंग वापस तैर कर आता और साल के 8 महीने जोआओ के साथ गुजारता। और ये सफर कितना लंबा था, पूरे 3000 मील। जिंगजिंग का आबाई ठिकाना पैटागोनिया था। वहां से ब्राजील तक का हर साल का सफर 3000 मील बनता था। परिंदे आमतौर पर जमीन के मैग्नेटिक फील्ड और निशानात से रास्ता ढूंढते हैं, लेकिन ये छोटा सा पेंगुइन इतनी दूर से सिर्फ एक इंसान से मिलने वापस आता था। ये बात ही बिल्कुल दंग कर देने वाली है। अब कुछ लोग शायद सोचें कि ये तो इम्प्रिंटिंग होगी, जहां बचपन में जानवर किसी को अपना वालिदैन समझ लेता है। लेकिन यहां साइंस को समझना जरूरी है। ये इम्प्रिंटिंग बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि जिंजिंग पहले से ही एक जवान पेंगुइन था जब वो जोआओ से मिला था। साइंसी नजरिए से ये एक गहरा समाजी ताल्लुक यानी सोशल बॉन्डिंग था। ये एक ऐसा निखरा हुआ ताल्लुक था जो सदमे से बचाए जाने और लगातार मिलने वाली हिफाजत और मुस्बत रवैये की वजह से बना था। इस गहरे ताल्लुक के सबूत वाकई बहुत खास थे। जिंग जिंग आम पेंगुइन्स जैसा रवैया बिल्कुल नहीं रखता था। वो मखसूस तौर पर सिर्फ जोआओ के हाथ से मछली खाता, सिर्फ उसी की गोद में लेटकर आराम करता था। और अगर कोई अजनबी उसे छूने की जरा सी भी कोशिश करता तो वो उसे गुस्से से चोंच मारना शुरू कर देता। ये बातें साबित करती हैं कि ये ताल्लुक सिर्फ खुराक की आदत नहीं था,
बल्कि एक निहायत ही गहरा मखसूस जज्बाती बंधन था। और अब हम इस तज्जिये के आखिरी हिस्से की तरफ आते हैं, मोहब्बत की एक आफाकी ज़बान। हर कहानी का एक अंजाम होता है। एक साल ऐसा आया जब जिंगजिंग की उम्र कोई 10 या 12 साल हो चुकी होगी। जाओ हमेशा की तरह साहिल पर उसका इंतजार कर रहा था, मगर उस साल साहिल खामोश रहा। जिंगजिंग कभी वापस नहीं आया। शायद उसकी तबाही उम्र पूरी हो गई, या शायद उसने वहां अपना परिवार बना लिया हो। वजह चाहे जो भी रही हो, वो अपने पीछे एक ऐसी खूबसूरत और रहस्यमयी कहानी छोड़ गया जिसने सबको मुतासर किया। तो इस तज्जिये के आखिर में एक बड़ा सवाल जहन में आना फितरी बात है। जब एक पेंगुइन 3000 मील का सफर करके सिर्फ अपने बचाने वाले दोस्त से मिलने आता है, तो वहां हयातियाती जिबिल्लत यानी बायोलॉजिकल इंस्टिंक्ट कहाँ खत्म होती है और सच्ची मोहब्बत कहाँ शुरू होती है? ये एक ऐसी सोच है जो कुदरत के बारे में हमारे नजरिए को हमेशा के लिए बदल सकती है, और इस पर गौर करना वाकई बनता है।